नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली एक क्लब है और इस क्लब का रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इस क्लब का अकाउंटिंग पीरियड जो है, सिंस देखिए कैश क्या दिया हुआ ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब बेसिकली इसका अकाउंटिंग पीरियड भी क्या हो गया, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बीच में। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ओपनिंग का दिया हुआ है। ओपनिंग का कैश दिया हुआ मतलब ये कहाँ काम आता है हमें, अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये डेटा वहां पे काम आएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है ये 13,400। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में तो सबसे आसान चीज दे दिया, सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन का बाइफर्केशन दे दिया। अगर सब्सक्रिप्शन का बाइफर्केशन दे देता है तो आपके लिए सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि और कोई एडिशनल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 34 में कैलकुलेट किया था, इसमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या दिया हुआ, प्राइस फंड। इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट और आपके में जुड़ गए। देखिए एक तो ये फंड का नाम ले लिया, एक हो गया प्राइस फंड, एक हो गया चैरिटी फंड। फंड का जिसने मेरा पुराना लेक्चर देखा है उसको पता होगा, उनको पता होगा कि जब भी कोई फंड का बारे में बात करता है, चाहे वो प्राइस फंड हो, चैरिटी फंड हो या फिर कोई भी स्पेसिफिक फंड हो, तो वो पर्टिकुलर फंड को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, जितने भी हमारे जितने भी हमें पैसा मिलेगा कोई भी स्पेसिफिक फंड के लिए, वो फंड का टोटल बैलेंस हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अच्छा इसका और क्या फीचर्स होता है, देखिए ये जो फंड का पैसा मिलता है ना, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। जैसे कि प्राइस फंड मिला बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, चैरिटी फंड मिला कि कोई आपको स्पेसिफिक चैरिटी वगैरह करना है। तो सिंस जो भी पैसा मिला ये पूरा का पूरा आप कहाँ पे दिखा के रखे हो, लाइबिलिटी साइड में। अब सेकंड, जितना भी खर्चा होगा फ्रॉम दिस फंड, मान लीजिए कि आपने आपको प्राइस फंड के नाम पे मिला कितना 7,000, और मान लीजिए कि इस साल आपने उसमें 2,000 खर्चा किया, तो ये जो 2,000 रुपीज का जो खर्चा है ना, ये आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, आई मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ये कहा जाएगा, ये आपके इसी फंड से माइनस हो जाएगा। तो ये अच्छा सबसे अच्छा फीचर है इस फंड का, कि जितना भी आपका एक्सपेंसेस होगा ऑन द नेम ऑफ प्राइस और चैरिटी, वो पूरा का पूरा एक्सपेंसेस इस फंड से माइनस होगा। ठीक है, अच्छा और क्या फीचर है इसका, देखिए अगर कोई भी फंड होता है और उस फंड के नाम पे कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए कि आपको एक फंड मिला होगा 100 रुपीज का, एग्जाम्पल है, और इस फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे, बैंक में एफडी के नाम पे 100 रुपीज, तो एक तो आपकी ये लाइबिलिटी साइड में है, और एक आपका कहाँ पे चला जाएगा, एसेट साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्या नाम पे, ये जो फंड मिला वो फंड आपका लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, और सिंस उसी पैसा को आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये एसेट में भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि इस एफडी में आपको इंटरेस्ट मिल गया 10 रुपीज का। ठीक है, तो एफडी में इंटरेस्ट मिल गया 10 रुपीज का, तो आपको एक तो एसेट साइड में एफडी में ऐड हो जाएगा 10 रुपीज। ठीक है, और यही इंटरेस्ट का इनकम ना इस फंड में भी ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल मिला के ये फंड का बैलेंस भी कितना हो गया 110। सो व्हाट आई मीन टू से, कि अगर फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो एक्सपेंसेस भी आप इसी फंड से माइनस करोगे, और अगर कोई इनकम जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस फंड, तो वो इनकम भी इसी फंड में ऐड कर दोगे, ना कि इस 10 रुपीज को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर के जाओगे। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ मेरा ऑफ फंड। इसमें अगर और भी एग्जांपल्स और मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा वीडियोस जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको ज्यादा आइडिया, अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइस फंड और चैरिटी फंड बेसिकली सेम नेचर के चीज है, और उसका ट्रीटमेंट भी एक ही सेम तरीका से ही। और क्या है, प्रोसेस ऑफ ड्रामा टिकट्स, कोई ड्रामा का कोई फंक्शन वगैरह हुआ था, उसका जो टिकट्स का पैसा मिला, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ठीक है। एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड क्या होता है, ये एंडाउमेंट फंड, देखिए एंडाउमेंट फंड बेसिकली एक टाइप का डोनेशन ही होता है, जो कोई भी एक एनपीओ को मिलता है, कोई भी एक एनजीओ या एनपीओ को मिलता है किसी के नाम पे, डोनेशन का पैसा जो आता है एनजीओ के नाम पे। अब ये सब जो भी एंडाउमेंट फंड वगैरह जो आता है ना, सिर्फ इसमें भी एक वर्ड यूज किया गया फंड, ठीक है ना, तो ये सब भी ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, कि मान लीजिए कि अगर कोई एनजीओ का जैसे कि कोई ग्रीन रेगुलेशन में इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली प्लांटेशन ऑफ ट्रीज वगैरह, तो किसी ने डोनेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा गोडाउन बना कर रखिए जहाँ पे आप जो भी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ना उनको रखने के लिए
ताकि आप मतलब एक दो दिन उसको स्टोर कर सके और उसके बाद उसको आप यूटिलाइज जहाँ चाहिए वहां पे उसको आप यूज कर सकोगे, ठीक है ना। तो स्टोर करने की जगह चाहिए। अब जगह जो मिल रहा है उसका आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने क्या किया कि स्पेसिफिक फंड का पैसा दे दिया कि आप सिर्फ इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज करो, ठीक है ना। उस पैसे से आप ये नर्सरी से ये पौधे नहीं खरीद सकते। उस पैसे का क्या करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ अपने फंड में सॉरी कंस्ट्रक्शन में ही यूटिलाइज करोगे। तो ये सब एक प्रकार का क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन डायरेक्टेड फंड होता है, रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है इस फंड का। और इनको आप क्या करोगे, अपने लाइब्रेरी साइड में दिखा कर रखोगे बैलेंस शीट, जब तक ये पैसा यूटिलाइज नहीं होता। जिस दिन पैसा यूज होने में आया उस दिन आपका ये जो फंड का लाइब्रेरी है वो रिड्यूस होते रहेगा, ठीक है। सिमिलरली लीगेसीज भी है। लीगेसीज भी बेसिकली एक टाइप होता है कि लोग दान करते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं लाइक उनके डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी उनका हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एनजीओ के नाम पे डोनेशन कर देते हैं कि अगर कुछ भी हुआ मुझे मेरे मरने के बाद में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होगा, इस एनजीओ के नाम पे हो जाएगा। और ये एनजीओ भी उसको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करता है। तो इसलिए हम लोग इन टाइप के लीगेसीज को भी हम लोग लाइबिलिटी साइड में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब अगर कोई बैंक का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, वो मेरा नेगेटिव में था। अब बच्चों को बहुत सारा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो सर कैश में पॉजिटिव बैलेंस कैसे है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो सर कैश मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस कैसे है, कैश तो जीरो होना चाहिए। नहीं देखो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बैंक टोटली अलग वे में वर्क करता है और कैश टोटली अलग वे में वर्क करता है। मान लीजिए कि आपने क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का जनरली सिचुएशन आपका सीसी अकाउंट में होता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट से उन सब अकाउंट में होता है जो बिजनेस, बेसिकली जो बिजनेस अकाउंट यूज किया जाता है उन सब में होता है। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक चेक इशू कर दिया 10,000 रुपीज का, ठीक है, और आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके बैंक में सिर्फ 2,000 रुपीज ही है। तो बैंक क्या करेगी, स्टिल वो जो 10, तो अब देखिए आपके अकाउंट में 2,000 ही है और आपको आपने चेक कितना का इशू कर दिया 10,000 का। तो 2,000 का बैलेंस में 10,000 का चेक थोड़ी ना क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा ना कभी भी। तो पर क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस और बैंकिंग बैंक में आपका बिजनेस अकाउंट है, सीसी अकाउंट्स वगैरह है, तो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि ये जो डिफरेंस ऑफ 8,000 ना, 8,000 ये एक बार के लिए बैंक अपने पास से दे देती है, ठीक है। बैंक क्या करती है, अपने पास से दे देती है और ये नेक्स्ट मंथ में जब भी हो तो बैंक उसको रिकवर कर लेगा। तो इन सब सिचुएशन में क्या होता है कि ये बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला जाता है। इससे कैश से कोई रिलेटेड नहीं है, हो सकता है कैश आपको एबंडेंट पड़ा हो, पर बैंक का जो वर्किंग वे है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द कैश, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। और क्या दिया हुआ देखिए इस पॉइंट में, सैलरीज दिया, ठीक है, ड्रामा एक्सपेंसेस है, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया हुआ कितना का 18,000 का, ठीक है, देख लेंगे। और क्या दिया हुआ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। अब देखिए आपको प्राइस फंड मिला था स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है ना, और उसी से आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट भी किया कितना का 5,600। तो ये जो एक्सपेंसेस हुआ है ना, ये जो एक्सपेंसेस हुआ है ये आपका एक्सपेंसेस पीएन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, इसी फंड से माइनस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उस फीचर्स के बारे में बताया कि प्राइस फंड का फीचर्स क्या क्या होता है, ठीक है। और क्या है, चैरिटी गिवन, सिमिलरली चैरिटी का भी सेम ट्रीटमेंट आएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंसेस है, ठीक है। अपकीप ऑफ लैंड, अपकीप ऑफ लैंड मतलब क्या होता है, लैंड का मेंटेनेंस, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है, 3,000 रुपीज। ऑफिस एक्सपेंसेस है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग आपने खरीदा, ठीक है, 60,000 का। और क्या दिया हुआ है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब देखिए यहाँ पे आपके क्या हुआ, बैंक का जो बैलेंस है पॉजिटिव आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने जो लास्ट ईयर का ओवरड्राफ्ट था आपने इस साल पेमेंट कर दिया और पेमेंट करके क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए रिसिप्शन पेमेंट हमने कर लिया। अब इंफॉर्मेशन क्या हुआ दिया है, क्या क्या दिया हुआ देखिए, द क्लब हैज 600 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज। लो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना होगा आप मुझे बता दो। बहुत सिंपल सर, नंबर ऑफ मेंबर्स जितने हैं इनटू मेरा कितना रुपए मेंबरशिप फी है, तो यही तो पैसा मेरा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या डिमांड करता है, वो तो सिंपल से डिमांड करता है कि करंट ईयर में मुझे टोटल कितना मिलने वाला है, कितना मिल गया उससे नहीं, कितना मेरा टोटल इनकम हुआ है। तो इनकम कितना हुआ आपका 60,000 रुपीज,
ठीक है, क्लियर, डन। तो ये आपका डायरेक्टली आपका अमाउंट आ गया, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। इसमें एडिशनल पॉइंट है, क्या देखिए इन टू, थोड़ा सा एक चीज देखिए, आपको टोटल पैसा कितना मिलने वाला है, 60,000 आपको मिलना चाहिए, आपका टोटल इनकम है ये कितना है 60,000, आपको मिला कितना इस साल, करेंट ईयर में सिर्फ कितना मिला, ये यहाँ देखिए ऊपर बैलेंस शीट में 56,200, मतलब आपको मिलना था 60,000 टोटल, क्योंकि आपका करेंट ईयर का इनकम 60,000 का है, आपको मिला कितना 56,200, तो रिमेनिंग कितना बच गया 3,800। ये 3,800 क्या हुआ, ये वो पैसा है जो इस साल आपको मिला नहीं, कब मिलेगा, फ्यूचर में मिल जाएगा। कुछ कुछ मेंबर्स लोगों को मुझे इस साल पैसा देना था, बट उन्होंने मुझे इस साल पैसा दिया नहीं, इस साल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, ठीक है, तो ये वो वाला पैसा है। तो इसीलिए ये वाला कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि मेरा कितना अमाउंट आपका एसेट साइड में भी जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। और क्या दिया देखिए इसी में, और क्या कंक्लूजन पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इन 2019 10 members had paid their subscription for 2020 in advance। अच्छा, ये पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें पढ़ना जरूरी था, ये पूरा अमाउंट नहीं जाएगा। अगर ये वाला लाइन लिखा हुआ नहीं होता ना, तो हमने जो पहले वर्किंग किया ना 3800, वो टोटली करेक्ट वर्किंग होता। अगर ये वाला लाइन नहीं दिया रहता तो, ये वाला लाइन नहीं दिया रहता तो वो वर्किंग करेक्ट होता। सिंस ये वाला लाइन दिया हुआ है, तो अब क्या करना है, देखिए क्या बोला क्या है क्वेश्चन में, 2019 लास्ट ईयर 10 मेंबर्स, यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितना है 600, आउट ऑफ विच कितना मेंबर्स 10 मेंबर्स had paid their subscription for 2020 in advance, मतलब करंट ईयर के लिए लास्ट ईयर लोगों ने पैसा दे दिया, मतलब इन 10 लोगों को 100 रुपए करके 2020 में पे करना था, बट इन्होंने पे कब कर दिया 2019 में। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जिन बंदों ने, इन 10 बंदों ने अगर 2019 में पे कर दिया, तो क्या वापस से 2020 में पे करेंगे क्या, अगर इन्होंने 2019 में ही पे कर दिया, लास्ट ईयर ही पे कर दिया, तो वापस से थोड़ी ना करेंट ईयर में पे करेंगे 2020 में, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पैसा है इस साल पे नहीं करेगा, पहला चीज। सेकेंड, क्या इनसे हम 2020 का कोई पैसा डिमांड भी करेगा क्या, सर बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे डिमांड कर सकते हो, क्योंकि इन 10 बंदों ने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। ये जो 10 बंदे हैं इन्होंने करेंट ईयर में, देखो करेंट ईयर में आपको जो कैश मिला है वो है 56,200, ठीक है। अब समझना, आपको टोटल कितना मिलना था इनकम 60,000, आउट ऑफ दिस 60,000 56,200 तो इस साल मिल गया, और ये जो 10 into 100 कितना होगा 1,000, ये 1,000 रुपीज, ये भी तो कैश में ही गया, भले ही करंट ईयर में नहीं मिला पर नेक्स्ट लास्ट ईयर में तो मिल गया ना। ये पैसा 1,000 करंट ईयर में नहीं मिला पर लास्ट ईयर तो मिल गया, तो आपको अभी तक टोटल कितना पैसा मिल गया, ये तो 57,200, इतना पैसा मिल गया, इतना पैसा आपको 2020 के नाम पे जितना इनकम होना था उतना तो मिल गया। कितना मिलना बचा हुआ है सर, 60,000 में से जो मिल गया है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 2,800, तो ये 2,800 कहाँ चला जाएगा आपका एसेट साइड में एज रिसीवेबल, ठीक है। समझ में आया पूरा पॉइंट, वापस से समझा रहा हूँ, आपको टोटल मिलना था 60,000, 60,000 में से 56,200 ये वाला आपको करंट ईयर में मिल गया, ठीक है। और कुछ मेंबर्स ने, लाइक कितने मेंबर्स, 10 मेंबर्स ने करंट ईयर का 2020 का जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है ना लास्ट ईयर एडवांस में दे दिया, तो लास्ट ईयर का एडवांस कितना हो गया 10 into 100 कितना हो गया 1,000 रुपीज, ये 1,000 रुपीज तो आपको मिल गया, आपको इस साल नहीं मिला पर लास्ट ईयर तो मिल गया ना, तो ये 1,000 रुपीज भी आपको मिल गया। तो आपको और कितना मिलना बचा हुआ है टोटल, तो सर 60,000 में से एक तो जो करेंट ईयर में मिला उसको माइनस कीजिए, और जो लास्ट ईयर में गया उसको माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग बच गया ना ये मेरा स्टिल रिसीवेबल है, तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग स्टार मार्क मार लिया, ठीक है। और क्या दिया भाई, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू 1,600 पर एनम हैज बीन पेड अप टू 31 मार्च 2021। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्युनिसिपल टैक्स हमारे देखिए अकाउंटिंग ईयर, इससे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारा अकाउंटिंग ईयर कब होता है
जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। उसमें म्यूनिसिपल टैक्स के कुछ खेल है, क्या खेल है देखिए, हमने टोटल जो अमाउंटेड रुपीज 1600 है ना, ये पर एनम का खर्चा है। ये जो 1600 रुपीज है ना, ये पर एनम का खर्चा है। मतलब मेरा 12 महीना का 12 मंथ का एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, 12 मंथ का एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, 1600, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1600 पर एनम हैज बीन पेड अप टू 31st of March 2021। मतलब आपका अकाउंटिंग दिसंबर में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। पर आपने जो ये 1600 पे किया ना, ये वाला म्युनिसिपल टैक्स के नाम पे 1600 पे किया है, इस पेमेंट को, ये जो पेमेंट है ना, ये आपका, आपने मार्च तक का पेमेंट कर दिया, मार्च तक का पेमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर 1600 तो मेरा पूरा साल का खर्चा है, ठीक है ना, 1600 तो मेरा पूरा साल का खर्चा है, और मैंने पेमेंट भी पूरा 1600 का ही किया, तो ये मार्च तक का पेमेंट कैसे हुआ, ये तो एक्चुअली में दिसंबर तक का ही होना चाहिए था, क्योंकि आपका अकाउंटिंग कब शुरू होता है, आपका अकाउंटिंग शुरू होता है जनवरी में, और खत्म कब होता है, दिसंबर में। तो आपका अकाउंटिंग शुरू हो रहा है जनवरी में, दिसंबर में खत्म हो रहा है, आपका पूरा साल का खर्चा भी कितना है, 1600 का ही होना चाहिए, और आपने पेमेंट भी 1600 का ही किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये क्यों बोला कि आपका जो आपने जो 1600 पेमेंट किया ये मार्च तक का है, क्वेश्चन में ये वाला बात क्यों बोला गया। देखो अगर क्वेश्चन में ये वाला बात लिखा गया है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि ये जो खर्चा है, ये जो म्युनिसिपल टैक्स है ना, ये ये जो म्युनिसिपल टैक्स जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस साल का, मतलब इस साल आपको पूरा का पूरा जनवरी से एप्लीकेबल नहीं था, जनवरी से ये एप्लीकेबल नहीं था। तो सर कितने दिनों के लिए एप्लीकेबल था, देखो मार्च तक का पेमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर मतलब जैन से लेकर के मार्च, ये हो जाएगा अप्रैल से लेकर के जून, ये हो जाएगा आपका जुलाई से लेकर के सितंबर, और ये हो जाएगा क्या अक्टूबर से लेकर के दिसंबर। ये होता है 4 क्वार्टर, ये हो गया पीरियड आपका 2020 का, ठीक है। अब इसके बाद में एक और क्वार्टर आ गया, कौन सा, जनवरी से लेकर के फिर मार्च तक आ जाएगा, यानी कि ये कौन सा पीरियड का हो गया 2021 का। कायदे से 1600 ना सिर्फ इस साल का खर्चा होना चाहिए था, 1600 सिर्फ इस साल का खर्चा होना चाहिए था। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो 1600 है ना, ये पता है कहाँ तक है, ये जो 1600 रुपीज है ये मार्च तक है, ये 2021 का मार्च तक का है, ये 2021 तक का मार्च तक का है। मतलब कि ये जो मार्च तक का खर्चा, मतलब क्या हुआ कि आपका खर्चा अप्रैल से शुरू हुआ और आपने मार्च तक का पेमेंट कर दिया, तभी तो ये 1600 रुपया 12 महीना का कब काउंट होगा। अगर कोई चीज का एक्सपेंडिचर अगर आपका अप्रैल से शुरू हुआ और वो आपने 1600 पे किया, तो ये मार्च में तो खत्म होगा ना, क्योंकि 12 महीने का ही ये खर्चा है, 12 मंथ का ही खर्चा, 12 मंथ का खर्चा कितना होता है 1600। तो ये जो खर्चा का जो टाइम कब खत्म हो रहा है मार्च में, तो इसका शुरुआत कब हुआ होगा, अप्रैल में ही तो हुआ होगा। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जनवरी फरवरी और मार्च, ये जो पीरियड है ना, इसमें म्युनिसिपल टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, तभी तो आपने पे नहीं किया। जनवरी फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में आपका म्युनिसिपल टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, मतलब आपको नहीं पेमेंट करना था, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं था, तो आपने नहीं पे किया। आपके ऊपर लाइबिलिटी कब से शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने आके बोला कि आपका अप्रैल से लाइबिलिटी शुरू हुआ, अगर अप्रैल से बोला है लाइबिलिटी शुरू हुआ तो आप अप्रैल से पेमेंट किया ना। तो आपके आपके करेंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रुपया जाएगा, देखो ये हो गया एक क्वार्टर, ये हो गया दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 1600 का 4 भाग करो, 4 क्वार्टर है ना, तो कितना हो गया पर भाग में 400 रुपया, 400 रुपया, ठीक है। करेंट ईयर में कितना क्वार्टर हुआ, अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर,
अक्टूबर टू दिसंबर थर्ड क्वार्टर, यानी कि 3 क्वार्टर हुआ, यानी कि करंट ईयर खर्चा कितना हुआ 1200। करंट ईयर में खर्चा कितना हुआ 1200। तो सर ये जो जनवरी टू फरवरी जो मार्च का जो है ये कितना है, ये तो 400 रुपया है ना, क्योंकि एक क्वार्टर है ना, तो 400 इंटू 1 हो जाएगा ना, 400 इंटू 1 क्वार्टर। तो ये सर 400 रुपये का क्या होगा सर, ये 400 रुपया हमने एडवांस में पे कर दिया, कब, करेंट ईयर में फ्यूचर ईयर के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या दिया हुआ देखो, वापिस से समझा रहा हूँ समझिएगा। म्यूनिसिपल टैक्स हमने टोटल पे किया 1600, म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू रुपीज 1600 पर एनम, हमने हमारा पर एनम का खर्चा कितना है 1600 है, हैज बीन पेड अप टू 31 मार्च 2021, मतलब 12 महीने का खर्चा कितना है 1600, और हमने कब तक पे कर दिया 31 मार्च 2021, मतलब ये मार्च 2021 के मार्च तक हमने पेमेंट कर दिया। तो उससे रिवर्स में 12 महीना कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपने तो 12 महीना के लिए पेमेंट किया ना, तो उससे रिवर्स 12 महीना कैलकुलेट कर लो। 12 महीना कब आता है अप्रैल, क्योंकि अप्रैल तो मार्च तो 12 महीना होता है। ठीक है, तो इस 12 महीने के लिए आपने 1600 पे कर दिया, पर आपका अकाउंटिंग क्लोज कब होता है, ये दिसंबर, दिसंबर, ठीक है ना। तो हमें तो ये निकालना है ना कि सिर्फ करेंट ईयर में खर्चा कितना हुआ, तो करेंट ईयर का खर्चा कितना हो जाएगा 1200 रुपया, और ये 400 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा पे किए क्या हो गया हमारा एडवांस, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ओके। चलिए उसके बाद में और क्या पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ थर्ड नंबर पॉइंट, बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 दिसंबर 2020, करेंट ईयर में टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस कितना है 3600 है। जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपने क्रिकेट बॉल लेकर के आया, शटल लेकर के आया, टीटी बॉल्स वगैरह सब लेकर के आया, और ये सब आपने एक बार में खरीद करके लिया। अब आप एक जब खराब होगा तब थोड़ी ना लेके आओगे, अगर क्लब क्लब चला रहे हो तो आप तो एक बार में दर्जन के हिसाब से ला के रखोगे ना। अब दर्जन के हिसाब से लेकर के तो आ जाओगे, पर क्या पूरा का पूरा इससे यूटिलाइज होगा क्या, नहीं ना। कब यूटिलाइज होगा, जब जब जरूरत पड़ेगा तब यूटिलाइज होगा। तो जिस पीरियड में जितना यूटिलाइज हुआ उतना आप उसको एक्सपेंडिचर में डाल दोगे, और जो बाकी का बॉल वगैरह जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के क्लोजिंग में एज एन एसेट में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में एक मैं स्टार मार्क मार लेता हूँ, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है बोल करके, म्यूनिसिपल टैक्स में भी स्टार मार्क, क्योंकि यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है बोल करके। और क्या दिया हुआ है, द क्लब हैड बिल्डिंग अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000 एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्थ रुपीज 30,000 ऑन ओपनिंग। ओपनिंग में क्या क्या बोल दिया, क्लब के पास क्या क्या है, बिल्डिंग है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो हमने इस साल करेंट ईयर में बिल्डिंग भी परचेस किया, तो यहाँ पे भी स्टार मार्क मार दो, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने कुछ भी नहीं किया, तो ठीक है इतना पड़ा है। अब क्या क्या निकालना है, बस हमें इसके ऊपर में क्या निकालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा केस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक एक्चुअली इसमें चार इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक तो ये म्यूनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन, ये बच्चों को बहुत तंग करता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड ये सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कि कौन सा किस तरह से कैलकुलेशन होगा। थर्ड ये प्राइस फंड वगैरह, प्राइस फंड वगैरह, चैरिटी फंड वगैरह, और फोर्थ ये लीगेसीज एंड एंडोमेंट। तो ये चार पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का है और जो थोड़ा टफ है, थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, तो हमने इन चारों पॉइंटों को एक एक करके क्लियरली समझ लिया। अब क्या है, अब तो बस आपने स्टेट फॉर उतारना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ में हम सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट सबसे पहले किसका बनेगा, सबसे पहला फॉर्मेट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ क्या हो जाएगा इनकम अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा बैलेंस शीट। अब तो बहुत आसान, आपको खाली बस उतारना है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब तो क्योंकि मेन तो ट्रिक से उनको समझना, अगर वो ट्रिक समझ में आ गया तब तो फिर एकदम इजी समझ। ठीक है,
अब स्पोर्ट्स क्लब का सिर्फ नाम नहीं मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर year ended 31st दिसंबर 2020। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब अपन एक एक करके पॉइंट चलते जाएंगे और थोड़ा सा दूर हो चुका बात नहीं, अपन एक एक करके कर लेंगे। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले पहला आइटम क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में माथा मारने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन, ये 2019 का 3000 इस साल मिला, क्या ये हमारा करेंट ईयर में कोई इसका वैल्यू है क्या, कोई इसका इम्पैक्ट देना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, तो इसका झमेला कुछ करना नहीं है अपने को। करंट ईयर का मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था 600 इंटू 100 यानी कि ये 60,000। तो मेरा करंट ईयर में तो टोटल इनकम के नाम पे कितना जाएगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना जाएगा, 60,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हमने क्या क्या निकाला था, इसमें से हमने निकाला था कि सर इस 60,000 में से 56,000 तो वो है जो पैसा मुझे इस साल मिल गया, 1,000 रुपीज तो वो है कि जो लास्ट ईयर में मिल गया करंट ईयर के लिए पैसा, और जो रिमेनिंग लोग है ना उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया। कितने लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, 2800 रुपीज मुझे इस साल नहीं मिला, तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग एसेट में। 28 57 60 सॉरी 58 80 करेक्ट है। तो करेंट यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट में क्या चलो क्या बोल कर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 2800 रुपीज। ठीक है, अच्छा और क्या आइटम देखते हैं, और क्या है सब्सक्रिप्शन। अच्छा सब्सक्रिप्शन 2019 काम नहीं था, 2020 का काम हो गया, 2021 के लिए पैसा मिल गया, मतलब आपको करेंट ईयर में पैसा मिल गया 2000 रुपीज को, कब के लिए, फ्यूचर पीरियड के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी तो 2020 चल रहा है ना, तो 2021 के लिए हमें 2000 रुपीज एडवांस में मिल गया, तो एडवांस में मिल गया तो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बोल के चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में क्या बोल के लिखोगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 2000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट खत्म हो गया। अब आ गया प्राइस फंड और चैरिटी फंड। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि प्राइस फंड और चैरिटी फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे चला जाएगा प्राइस फंड, प्राइस फंड, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा चैरिटी फंड। कितना कितना है, 7,000 एंड 5,000। यहाँ आ गया मेरा 7,000 5,000। मैंने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ना कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं जो मैंने आपको पॉइंट में बताया था, तो वो अपन उस समय यहाँ पे माइनस करके नेट अमाउंट लिखेंगे बाहर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस फंड हो गया, ये हो गया प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट। ड्रामा टिकट को बेच करके पैसा है कितना, 16,000 रुपीज। तो मेरा ये कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड में। मैं बाय और टू नहीं लिख रहा क्योंकि ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट आप लोग को एग्जाम में लिखना है ये, ठीक है ना। ड्रामा टिकट से पैसा है कितना, 16,000 था ना, 16,000, हाँ 16,000, ठीक है ना। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर को बेच करके कितना है, 400 रुपए। वेस्ट पेपर मतलब क्या हो गया, अखबार वगैरह जो नहीं होता है क्या, वो सब यहाँ पे कार्टून वगैरह को बेच करके। वेस्ट पेपर कितना था, 400 रुपया।
ठीक है। और क्या है, एंडोमेंट फंड और लीगेसीज। मैंने पहले ही बता दिया एंडोमेंट फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। सेम वे लीगेसीज भी है, कितना 32,000 और 20,000। तो मैं इसको हाथों हाथ बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। मेरा बैलेंस शीट ये रहा। यहाँ पे एंडोमेंट फंड और लीगेसीज कितना अमाउंट था, अमाउंट था सर 32,000 और 20,000। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कितना कितना, 32,000 और 20,000। ठीक है। अच्छा और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 36 नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हमारा रिसिप्ट साइड खत्म हो गया। रिसिप्ट साइड सारा का सारा पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं एक्सपेंसेस साइड में। अब एक्सपेंस पेमेंट साइड में, कैसे पहले क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, फर्क नहीं पड़ता अपने को। सैलरी से लेकर हमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो सैलरी डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, आपके एक्सपेंसेस साइड में। कितना का है, 13,100। तो मेरा एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी के पे कितना आ जाएगा, 13,100। और क्या है, ड्रामा एक्सपेंसेस 6,000। वो ड्रामा के इनकम ने इनकम साइड में लिखा था, तो एक्सपेंसेस कहाँ हो जाएगा, एक्सपेंसेस साइड में। ड्रामा एक्सपेंसेस कितना हो गया, 6,000 रुपीज। ठीक है। और क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल हमने क्या किया, 18,000 का इस साल परचेज किया। अब देखिए यहाँ पे एक हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बनाता हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बना दिया। अकाउंट में सबसे पहले क्या, देखिए मेरे पास में स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग कितना बच गया, 3600। एक्चुअली ये अकाउंट नहीं भी बनाने से होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं। तो इसको अपन थोड़ा सिंपल रखते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम पे क्या, देखिए आपने परचेज किया था कितना का, जो आपने परचेज किया था कितना का किया था, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना का किया था आपने, 18,000 का। तो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है 18,000 का। आपके पास बैलेंस क्लोजिंग कितना बच गया, क्लोजिंग कितना बच गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। कितना लिखा हुआ है, 3600। तो 3600 का आपके पास में बच गया, यानी कि 3600 का आपके पास बच गया। तो आपने यूटिलाइज कितना किया, यूटिलाइज कितना किया, तो सर 18,000 माइनस 3600 कितना हो जाएगा, 14,400 होता है क्या, 15,000 ठीक करेक्ट है। तो हमने इतना का यूटिलाइज कर लिया। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल, हम लोग जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदेंगे, वो मटेरियल जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इस साल यूटिलाइज होगा। जितना इस साल यूटिलाइज होगा उतना आपका करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और जो भी बच गया वो कहाँ जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ताकि वो नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज हो, और फिर वो नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में, और ये आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के नाम पे कितना आ जाएगा, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के नाम पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14,400 रुपीज। और ये जो 3600 कहाँ चला जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 3600। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हो जाएगा, 3600 रुपीज। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। अब क्या बचा हुआ, देखो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना, 5600 का, ये कहां से माइनस होगा, प्राइस फंड से। और चैरिटी कितना, 3500 का। 5600 और 3500 यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे भी लेस एक्सपेंसेस। कितना कितना था, सॉरी मैं भूल गया, कितना कितना था, 5600 एंड 3500। तो एक्सपेंसेस यहाँ यहीं से माइनस हो जाएगा, कितना, 5600 एंड
3500 कितना कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना बच जाएगा 5600, यानी हो गया यहाँ पे 1400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500। इतना का एक्सपेंस है। देखो इसके नाम पे, क्योंकि इसके लिए हमें स्पेसिफिक फंड मिला था, सिंस हमें स्पेसिफिक फंड मिला था इसलिए हमने फंड से माइनस कर दिया। अब मान लो कि ये जो एक्सपेंसेस है ना 5600 का जगह 7600 होता, एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो कि ये जो एक्सपेंसेस है 5600 की जगह कितना होता 7600, और हमारे पास फंड में कितना है 7000 रुपीज है। तो ये जो 7000 है ना, ये तो इस फंड से माइनस होकर के जीरो हो जाएगा, पर ये जो एक्सेस है ना 600, ये कहाँ जाएगा पता है आपका, एक्सपेंडिचर साइड में। ये कहाँ चला जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर साइड में। तो अगर फंड से कम पैसा खर्चा हुआ है ना, लाइक जितना फंड है और उससे पैसा का खर्चा कम हुआ है, तो डायरेक्टली फंड से माइनस कर दो। पर जितना का फंड है उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो उन सिचुएशन में क्या करो, जितना ज्यादा खर्चा होता है ना, उतना को आप कहाँ डाल देगा, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है ना, इनकम एक्सपेंडिचर में बेसिकली चला जाएगा। तो सेम आपको चैरिटी फंड के साथ भी करना है, सेम आपको प्राइस फंड के साथ भी करना है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, ओके। अब और क्या है, और कौन सा पॉइंट बच गया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर लिया। म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर इतना सारा डिस्कशन कर लिया तो कोई जरूरत ही नहीं है माथा मारने का। करेंट ईयर खर्चा कितना है 1200, और 400 रुपए कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स के नाम पे कितना आएगा 1200, और यहाँ पे एडवांस में मैंने पे कर दिया, एडवांस में पे किया तो एडवांस म्युनिसिपल पे, एक सेकंड, एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स हमने पे किया, कितना हो गया यहाँ पे 400 रुपए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए और क्या पॉइंट है, और क्या पॉइंट है, अपकीप ऑफ लैंड, मतलब लैंड को मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए जो खर्चा किया, ठीक है, लैंड का मेंटेनेंस खर्चा यानी रेगुलर खर्चा है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, लैंड वगैरह को क्या बोलता है मेंटेन करने के लिए और सब कुछ के लिए, तो मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेंटेनेंस के नाम पे, कितना रुपीज का 3000 रुपीज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 रुपीज, ठीक है। और क्या देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 7800 है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हो गए 7800 रुपीज के, ठीक है, डन। और क्या बच गया, और यहाँ पे बिल्डिंग परचेज किया गया कितना का 60,000 रुपीज का। यहाँ मैंने एक स्टार मार्क मारा, स्टार मार्क मतलब क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे क्लब के पास में ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, कितना का 1,20,000 रुपीज का, यानी कि अगर मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाऊं, एसेट साइड में यहाँ पे बिल्डिंग कितना का था, सॉरी कहाँ गया, बिल्डिंग था मेरा, ओपनिंग था 1,20,000 का मेरा ओपनिंग था, ठीक है, और परचेस कितना का हुआ है मेरा 60,000 का। तो यहाँ पे बिल्डिंग के नाम पे कितना हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा 1,20,000, और एड क्या कर देगा, एडिशनल परचेज जो किया कितना का 60,000 का, तो टोटल में कितना हो जाएगा 1,80,000 का आपका बिल्डिंग आ गया आपके बुक्स में। डेप्रिसिएशन का कुछ बात बोला हुआ नहीं है तो कुछ झमेला ही नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा 1,80,000 आ जाएगा इसमें। अच्छा और क्या पॉइंट दिया हुआ है, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब कैश बैलेंसेस कितना है 5,000 और 22,600, ठीक है, इसको भी बैलेंस शीट में लिख दो, कैश बैलेंसेस, कैश इन हैंड 5,000 रुपीज, और कैश एट बैंक कितना था, और 20 कितना था, ये रहा 22,600, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो कैश एट में कितना हो जाएगा 22,600 रुपीज, ठीक है। ये हो गया कैश इन और कैश एट बैंक। अच्छा और क्या बचा हुआ है, एक बार पॉइंट्स चेक कर लो, हमने ऊपर का सब तो कर ही दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्लब वाला कार्ड कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्स कर दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल कर दिया। अच्छा इसमें एक आइटम रह गया, बिल्डिंग तो एक, यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी था मेरा ओपनिंग में, कितना 30,000 रुपीज का, तो यहाँ पे मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएगा,
30,000 रुपीज का। ठीक है, ठीक है, डन। तो ये हो गया मेरा टोटल। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। हमें पता नहीं है तो बैलेंस शीट फिगर निकालना पड़ेगा। यहाँ ऐड क्या हो जाएगा, जो भी हमने नेट इनकम कमाया, तो ये टोटल मिला के यहाँ बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेट इनकम कितना आया। देखो सबसे पहले आप निकालोगे टोटल आपका इनकम साइड कितना है, 60,000 प्लस 16,000 यानी 76,400। ठीक है, और ऑब्वियसली ये साइड बड़ा ही लग रहा है मुझे देखने में, बट इसलिए लग रहा है आपको कभी डाउट हो तो आप टोटल चेक कर लेना, बट देखने से पता चल जाता है ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करते देखते हैं कितना होता है। इन सबको अगर अपन प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 13,100। ठीक है, प्लस 6,000 प्लस 14400 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 7,800। ये 1,200 है वो म्यूनिसिपल टैक्स होगा, अगर किसी को समझ में कंफ्यूजन हो तो। ये टोटल मिलाकर के हो रहा है मेरा 45,500। मतलब कि मेरा टोटल इनकम हुआ है 76,400 और मेरा खर्चा हुआ है 45,500। तो बाकी क्या हो गया मेरा नेट प्रॉफिट, माइनस कर दो आप 76,400। तो मेरा नेट इनकम हो रहा है 30,900 रुपीज। ठीक है, मेरा नेट इनकम कितना हो गया, 30,900 रुपीज। ठीक है, ये नेट इनकम कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया अभी, यहाँ हो जाएगा 30,900 रुपीज। ठीक है, बस ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, बैलेंस शीट फिगर हो जाएगा। अब सिंस यहाँ पे डेटा मिसिंग है तो सबसे पहले आप एसेट साइड का टोटल निकाल लो। कितना होगा टोटल एसेट साइड का टोटल, देखो तो सबसे पहले मेरा आएगा 2,800 प्लस 3,600 प्लस 400 प्लस 1,80,000 प्लस 5,000 प्लस 22,600 प्लस 30,000। इतने ही है ना, मेरा टोटल आ रहा है 2,44,400। चेक कर लेना एक बार, आंसर भी इतना ही है ना, 2,44,400 यानी कि अपना आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे एसेट साइड में 2,44,400। अगर एसेट साइड इतना है तो लायबिलिटी साइड भी इतना ही होगा, 2,44,400। ठीक है, अब इसमें से इन सबको माइनस कर दो, इन सबको प्लस करो, कितना होता है देखो, एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड ऊपर स्टार्ट करें, 2,000 प्लस 1,400 प्लस 1,500 प्लस 32,000 प्लस 20,000। तो ये मैं सब मिला करके मेरा आ रहा है, सॉरी, ये सब मिला करके मेरा आ रहा है 56,900। ये सब मिला करके मेरा आ रहा है 56,900। तो यानी कि मेरा सिर्फ कैपिटल फंड के नाम पे बैलेंस कितना होगा, 24,400। ठीक है, माइनस 56,900 कितना होता है देखिए तो, माइनस 4,400 मेरा आ रहा है 1,87,100। ठीक है, यानी कि यहाँ का टोटल कहाँ गया, यहाँ का टोटल हो गया मेरा 1,87,100। तो ओपनिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, मतलब अगर इन दोनों को अगर प्लस करूं तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए। ठीक है, 1,87,100 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि ओपनिंग कैपिटल कितना होना चाहिए मेरा, तो कैसे निकालोगे, 1,87,100 में से 1,87,100 में से माइनस कर दोगे क्या, 30,900। तो कितना हो जाएगा 156,200, यानी कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है 156,200। चेक कर लेने का आंसर ये है ना, 156,600 हमारा आ रहा है। हमारा कैलकुलेशन की गलती हो गया,
हमारा कैलकुलेशन में गलती हुआ क्या? 900 एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 156,600 टोटल तो अपना करेक्ट है। ओ ओ ओ नहीं ठीक है, तो अपन म्यूनिसिपैलिटी से अपने लिख दिया वहाँ पे, नहीं वो करेक्ट है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 20,000 प्लस 32,000 प्लस 1,500 प्लस 1,400 प्लस 2,000, तो ये हो रहा है मेरा 56,900। अब यहाँ पे वो क्या हमारा बैलेंस शीट 2,440 है ना? हाँ बैलेंस शीट तो करेक्ट है, 2,440 ही है, और हमारा सरप्लस भी करेक्ट है, 3,900 ही है। ये 3,900 ही है, कहाँ गया? यहाँ तो ठीक ही था 3,900। अब यहाँ पे क्या है, ये 56,900 ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर मैं माइनस करूँ तो 2,44,400 ये आ रहा है मेरा। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे गलती कर दिया, ये दोनों को माइनस करके आ रहे हैं 180, सॉरी 187,500 आ रहा है, यहाँ गलती हुई है, सॉरी कैलकुलेशन में गलती हुई है। ये हो रहा है 187,500, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरा टोटल आएगा 187,500, तो ये 156,200 नहीं होगा फिर, ठीक है। कितना होगा देखिए, 187,500 माइनस 3,900, ये हो जाएगा 156,600। कैलकुलेशन पे वो स्लाइड कैलकुलेशन मिस होता ही सब आंसर गलती निकल जाएगा फिर आपका। पर आपने अगर करेक्शन किया है तो आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि सब कुछ करेक्ट ही आ रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।